सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द योर ओन यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8, दैट इज़ नेशनल मूवमेंट। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि आफ्टर द म्यूटिनी ऑफ 1857 एक जो बहुत बड़ा मूवमेंट इंडिया ने फेस किया, इसके बाद और कौन कौन से मूवमेंट्स हुए थे जिसकी वजह से हमें ब्रिटिश रूल से आज़ादी मिली, या तो फिर गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट था स्वराज, तो कैसे हमें स्वराज मिलता है, हमें वो देखना है। यहाँ पे हम अलग अलग मूवमेंट्स के बारे में समझेंगे। उससे पहले उस टाइम का थोड़ा सा सोसाइटी हम देखेंगे कि उस सोसाइटी कैसी थी, उसकी इकोनॉमी कैसी थी, उसकी आइडियोलॉजीज़ कैसी थी, लिटरेचर एंड पेंटिंग्स कैसी थी। तो कुछ इन चीज़ों को देखना है। फिर हमें थोड़ा सा समझना है पॉलिटिकल अपलिफ्टिंग के बारे में कि कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज उस टाइम पे थी, और फिर हम समझेंगे कि कौन कौन से मूवमेंट्स हुए थे नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर। कुछ मूवमेंट्स हुए थे जो इंडिया के अंदर हुए थे, कुछ मूवमेंट्स ऐसे हुए थे जो बाहर, इंडिया के बाहर भी किए गए थे, लेकिन उनका इम्पैक्ट भी डायरेक्टली इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे पड़ता है। सो लेट अस बिगिन। देखो, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसके लिए हमें बहुत सारे टॉपिक्स इसमें कट आउट करने हैं, ठीक है। इसमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत सारे टॉपिक्स हमें स्किप भी करने हैं, ठीक है। तो डोंट वरी, ये चैप्टर दिखने में सिर्फ बड़ा लगता है, लेकिन हम पढ़ने बैठेंगे तो ये चैप्टर बाकी चैप्टर्स के कंपेयर में उतना ही रहेगा। हो सकता है 4-5 टॉपिक थोड़े ज़्यादा आ जाए, लेकिन बाकी ये ओवरऑल जो चैप्टर है वो वैसा ही रहेगा। चैप्टर में से रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं, कुछ ही ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, लेकिन हम एक बार फ्लो बनाने के लिए सारे टॉपिक्स को समझेंगे। लेट अस बिगिन। देखो, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, वो जो टॉपिक है वो आप बिल्कुल ही स्किप कर दो, वो आपको कभी भी नहीं पूछा जाता है, ठीक है। उस चैप्टर में इस टॉपिक में बस इतना ही बताया गया है कि उस टाइम पे हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी, हमारे पर हाई टैक्सेस थे, अलग अलग चार्टर्स आए थे इंडिया के अंदर, अलग अलग एक्ट आए थे इंडिया के अंदर जो इंडिया के टैक्सेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा रेगुलेट कर रहे थे। हमारा एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा लग रहा था, और इम्पोर्ट के ऊपर टैक्स ख़त्म हो गया था। इसके अलावा अलग अलग जो इंडस्ट्रीज़ थी, अलग अलग जो क्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी, वो सब भी डिस्ट्रॉय हो गई थी, जो हमने आगे के चैप्टर्स में कवर कर लिया है अबाउट द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ इंडिया। सिमिलरली वही चीज़ें हैं ऑन दिस पैराग्राफ, सो इट इज़ द समरी ऑफ ऑल दिस थिंग। तो आप चाहें तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, ये नहीं पूछा जाता है। अब सेकेंड पैराग्राफ है, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ द वेस्टर्न आइडियोलॉजी इन एजुकेशन इन इंडिया। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये बोर्ड बहुत बार पूछता है, और आपको 2 या 3 मार्कर के अंदर ये सवाल आ सकता है। इसमें कुछ नाम है, तो वो नाम हमें थोड़े से याद रखने पड़ेंगे। विलियम बेंटिक डिसीजन ऑफ एजुकेशन थ्रू इंग्लिश मीडियम। देखो, आज के टाइम पे इंग्लिश मीडियम बहुत कॉमन है, लेकिन इंग्लिश मीडियम जो शुरुआत कहाँ से हुई थी, वो शुरुआत हुई थी विलियम बेंटिक के थ्रू। विलियम बेंटिक ने इंग्लिश मीडियम एजुकेशन की शुरुआत की थी। तो विलियम बेंटिक डिसीजन ऑफ एजुकेशन थ्रू इंग्लिश मीडियम ऑन 17th March 1835 was historic but a doubtful one. The England Parliament had already ordered the company to spend at least 1 lakh rupees over art, culture and education, but company did not spend even a single penny for this purpose till 1833. A question remained whether people should be given education through medium of Persian, Sanskrit or English. अब देखो होता क्या है, उस टाइम के कंडीशन के हिसाब से जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि लोग इंग्लिश एजुकेशन सीखे, लोग इंग्लिश भाषा को सीखे, इंग्लिश का आर्ट कल्चर को सीखे। लेकिन एक थोड़ा सा लोगों में डाउट था, जो भी पार्लियामेंट है, जो भी ब्रिटिश क्राउन के रिलेटेड लोग हैं, उनमें थोड़ा सा डाउट था कि क्या इंडियन सोसाइटी इस इंग्लिश कल्चर को, जो उनके कल्चर से बहुत डिफरेंट है, क्या उसे एक्सेप्ट करेगी। लेकिन फिर भी शुरुआत की जाती है, विलियम बेंटिक शुरू करते हैं कि भाई हमें इंग्लिश मीडियम का एजुकेशन शुरू करना है। पार्लियामेंट ने बोला था, इंग्लैंड के पार्लियामेंट ने बोला था कि आपको एटलीस्ट 1 लाख रुपए स्पेंड करने हैं आर्ट, कल्चर एंड एजुकेशन वगैरह पे, लेकिन ये सब कुछ भी इफेक्टिवली ये कभी भी हुआ नहीं। लेकिन फिर आफ्टर 1833 ये सारी एजुकेशन के सेक्टर में जो रिफॉर्म्स हैं वो आने शुरू होते हैं। Sir Charles Trevelyan and the Raja Ram Mohan Roy were the best advocates of English education. William Bentinck also wanted to bring Western education and science to India only through the medium of English. He constituted an education commission to observe and discuss the education policies and several other questions.
मैक्यूले वॉज डेप्यूट, देखो इसमें बहुत सारे नाम आएंगे, वो आपको नाम थोड़ा सा याद रखना है। मैक्यूले वॉज डेप्यूटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ दिस कमीशन, ही प्रेजेंटेड हिज रिपोर्ट्स इन February 1835। अब देखो एक तो विलियम बेंटिक की इच्छा थी कि इंडिया के अंदर वेस्टर्न एजुकेशन आए, इंग्लिश एजुकेशन स्पेशली आए, ताकि यहाँ के जो लोग हैं वो थोड़ा सा अपलिफ्ट करे खुद को, थोड़ा सा इन सुपरस्टिशन से बाहर निकले। और एक तो विलियम बेंटिक को सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता है, सबसे ज़्यादा उन्हें सपोर्ट मिलता है सर चार्ल्स ट्रेवेलियन और राजा राम मोहन रॉय वॉज एन इंडियन पर्सन, इंडियन रिफॉर्मिस्ट, तो उन्हें उनसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। ये दोनों जो पर्सन थे वो इंग्लिश एजुकेशन को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते थे। इसके बाद एक एजुकेशन कमीशन बनता है जो देखता है कि एजुकेशन पॉलिसीज़ कैसी होनी चाहिए, क्या इंडिया के ऊपर वर्क करेगा क्या नहीं करेगा, ऐसे करके एक एजुकेशन पॉलिसी एक एजुकेशन कमीशन बनता है। मैक्यूले जो होते हैं वो उस एजुकेशन कमीशन के हेड होते हैं। February में 1835 में वो अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैक्यूले चेयरपर्सन होते हैं, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ही ऑल्सो एडमायर्ड एंड सजेस्टेड इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। बेंटिक एक्सेप्टेड द रिपोर्ट। लेटर अ ब्रिटिश ऑफिसर सर चार्ल्स वुड पास्ड अ बिल कॉल्ड बिल ऑफ एजुकेशन। ये वन वर्ड में हो सकता है, पूछा नहीं जाता है वैसे, बट फिर भी एक बार ध्यान रखना कि देखो कमीशन ने तो अपनी रिपोर्ट पब्लिश कर दी और कमीशन ने भी बोला कि ठीक है आप इंग्लिश एजुकेशन पास कर सकते हो। इसके बाद एक ब्रिटिश ऑफिसर आते हैं जिनका नाम होता है सर चार्ल्स वुड, और वो बिल ऑफ एजुकेशन पास करते हैं द टाइम ऑफ डेलहाउजी गवर्नर जनरल थे उस टाइम पर। सर चार्ल्स वुड जो हैं वो एक बिल ऑफ एजुकेशन पास करते हैं। उस बिल ऑफ एजुकेशन में अलग अलग चीज़ें लिखी हुई थी कि एजुकेशन कैसा होना चाहिए, एजुकेशन का क्या करिकुलम होगा, क्या सिलेबस होगा वगैरह। इन दिस वुड इन्हांस द एजुकेशन सिस्टम। इसके बाद किसने पहल की, तो वाइसरॉय राइपिन गेव अ परमानेंट शेप टू दिस टास्क थ्रू द हंटर कमीशन। ठीक है, हंटर कमीशन इज एन इम्पॉर्टेंट वन। हंटर कमीशन, फिर वाइसरॉय राइपन आते हैं और फिर वो थ्रू हंटर कमीशन इस इंग्लिश एजुकेशन के सिस्टम को एक परमानेंट शेप देते हैं। ऑल दिस एफर्ट्स गिव अ ग्रेट पुश टू द वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। ग्रेजुअली देयर वाज अ राइज ऑफ अ माइनर बट अ स्ट्रॉन्ग ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल। दिस इंटेलेक्चुअल वेंट थ्रू द क्रिएशन ऑफ फेमस यूरोपियंस एंड इंग्लिश ऑथर्स, द वॉल्यूम फुल ऑफ जनरस। ये आपको बता रहे कि सिलेबस वो क्या क्या कवर करते थे। तो इवन तो इंग्लिश एजुकेशन छोटे पार्ट में था, छोटे ग्रुप तक सीमित था, लेकिन फिर भी वो जो ग्रुप था वो बहुत इंटेलेक्चुअल था, उनकी सोच और समझ जो थी वो बाकी इंडियंस के कंपेयर्स में बहुत आगे थी। उन्होंने क्या क्या पढ़ा, उन्होंने पढ़ा फेमस यूरोपियंस एंड इंग्लिश ऑथर्स के वॉल्यूम्स पढ़े, अलग अलग किताबें पढ़ी, स्कॉलिस्टम एंड द फ्रीडम लविंग एटीट्यूड ऑफ ब्रूक, मिल एंड स्पेंसर। और उसकी वजह से देखो क्या हुआ कि उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन हमें स्टीरियोटाइप से या तो फिर एक इंग्लिश कल्चर को प्रमोट करना शुरू किया। लेकिन जैसे ही हमने इंग्लिश एजुकेशन पढ़ा, इंग्लिश ऑथर्स की किताबें पढ़ी, तो हमारे लोगों को रियलाइज़ हुआ कि हम जो हैं वो किसी की कॉलोनी है, हम किसी के अंडर काम कर रहे हैं। तो जैसे जैसे वो किताबें पढ़ते गए उनमें भी फ्रीडम लविंग एटीट्यूड, होम रूल हम आगे देखेंगे, होम रूल वगैरह उसकी जो फीलिंग्स हैं वो फीलिंग्स बढ़ती जाती हैं। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये इंग्लिश एजुकेटेड जो पीपल हैं वही ब्रिटिश रूल के खिलाफ चले जाएंगे, वही बोलेंगे कि आप जो है हमें कंप्लीट फ्रीडम दीजिए। Magna Carta, parliamentary method of election, political parties, and the fundamental right of the people, which had a long-lasting effect of this learned personality in Indian society. This is important one. Now, impact of literature and printing. This is also an important and often asked question. Literature in general played a key role in making people aware of their nation. Printing had been successful job in Portuguese in India since the 16th century. मतलब 16th century से ये printing का काम चल रहा है। और printing mainly क्या करता था, प्रिंटिंग मेनली अवेयर द पीपल अबाउट द नेशन, कि उनके नेशन में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं इसके बारे में वो लोगों को अवेयर करवाता था। देन अ गुजराती नेम्ड भीमजी पारेख, ये वन वर्ड में पूछा जाता है। अ गुजराती नेम भीमजी पारेख इन बॉम्बे एंड इन द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश देयर प्राइवेट प्रिंटिंग बूथ, कि पहला प्राइवेट प्रिंटिंग बूथ बनता है जो कि बनता है भीमजी पारेख और ईस्ट इंडिया कंपनी के एफर्ट से। द प्रिंटिंग जॉब गॉट अ ग्रेट पुश इन द 18th सेंचुरी इन डिफरेंट इंडियन सिटीज़। लाइक कहाँ कहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस सबसे ज़्यादा थी, तो बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास, दैट इज़ मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। दिस प्रिंटिंग स्टेशंस
helped people in receiving various journals, magazines, and periodicals. During such periods, James Auguste Hickey, a British scholar, started a first news journal called Bengal Gazette. ये हो सकता है आपको कहीं पूछ ले कि बंगाल गैजेट नाम का जो जर्नल है वो किसने शुरू किया था, या जेम ऑगस्टस हिकी ने कौन सा जर्नल शुरू किया था, तो बंगाल गैजेट. He pioneered the right of expression of thoughts by starting a journal. He decided to he decided a creation of journalism. So he is called the pioneer of a right to expression. कि एक person जो है वो अपनी बातों को, वो अपने thoughts को express कर पाए, उसके लिए उन्होंने सबसे पहले काम किया था. In this era, the number of Hindi medium journals also reached its maximum. There were 62 journals noted till 1888 in Bengal. ईयर याद नहीं रखना है, नंबर याद नहीं रखना है, लेकिन बहुत सारी जर्नल्स थी जो हिंदी के अंदर थी. इसके बाद बहुत सारी ऐसी जर्नल्स थी. परहैप्स 100 न्यूज़ जर्नल्स वर नोटेड इन बॉम्बे एंड इट्स सबर्ब्स. अराउंड 50 इन द मद्रास रीजन. देखो ये बता रहे हैं कि हर एक रीजन में कितनी सारी जर्नल्स हैं, और ये जो जर्नल्स हैं वो अलग अलग लैंग्वेज में लिखी जाती थी. कुछ हिंदी में, कुछ इंग्लिश में, कुछ वहाँ की रीजनल लैंग्वेज में भी लिखी जा रही थी. बट सम जर्नल्स लाइक पैट्रियट, इंडियन मिरर एंड अमृत बाजार पत्रिका, देखो ये 3 इंपॉर्टेंट जर्नल है जिसका हमें नाम पता होना चाहिए, secured a great attention of people as they made them aware of their injustice, especially to the contemporary indigo planters. देखो इंडिगो प्लांटर्स के साथ एक बहुत गलत हो रहा था. ब्रिटिशर्स एंड इंडिगो प्लांटर्स के बीच में एक डील हुआ करती थी जिसके अकॉर्डिंग आपकी जो पूरी ज़मीन है उस पूरी ज़मीन में 3/20 पार्ट, मतलब 15% ऑफ एरिया में आपको सिर्फ इंडिगो ग्रो करना है और वो हमें ब्रिटिशर्स को बेचना है. ब्रिटिशर्स उस टाइम पर इंडिगो का बिजनेस किया करते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारा इंडिगो खरीदना बंद कर देती है क्योंकि अब इंडिगो की डिमांड कम हो जाती है. लेकिन इंडिया के पास बहुत सारा इंडिगो था, इंडियन फार्मर्स के पास इंडिगो था, और इंडिगो एक ऐसा प्लांट है जिसे आप अगर ग्रो करते हैं तो उसकी वजह से सॉइल की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है. तो ये थोड़ा सा इंडिगो का एक इशू बन गया था. तो इंडिगो प्लांटर्स के साथ जो भी इनजस्टिस हो रहा था वो पेट्रॉइट, इंडियन मिरर एंड अमृत बाजार पत्रिका में बताया जाता है. The Kesari and Maratha weeklies also inspired nationalism in people. The Hindu was published in southern India, which too inspired and spread national awareness among people. In this way, awareness was created in India after the publication of news journals and periodicals. Apart from English literature, देखो इंग्लिश तो था ही, ठीक है, इंग्लिश समझने वाले लोग थे तो इंग्लिश पीरियोडिकल्स तो थे ही, लेकिन इसके अलावा गुजराती, मराठी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी, उर्दू एंड हिंदी लिटरेचर, ये सारे लिटरेचर्स भी बहुत ज़्यादा फेमस थे. द लिटरेचर कंटेन्ड अ लॉट अबाउट द कल्चरल वैल्यूज, सेंस ऑफ नेशनलिज्म एंड ग्लोरी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर विच इम्प्रूव द इंटेलेक्चुअल थिंकिंग अमंग पीपल. अब ये जो पीरियोडिकल्स थे वो एक तो हमें मॉरल वैल्यू दे रहे हैं, हमें अवेयर कर रहे हैं, इसके बाद हमें हमारे कल्चर के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर कर रहे हैं. दी वंदे मातरम सॉन्ग फ्रॉम बैंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये पता होना चाहिए कि वंदे मातरम किसने लिखा है. बैंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बैंकिम चंद्र चैटर्जी भी कहा जाता है. आनंद मठ was immensely liked by the young Indian revolutionaries. The towering figure among the poets, कौन कौन से अच्छे poets थे, रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि, दीनबंधु's नीलार्पण and many other creations of Raja Ram Mohan Roy, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महादेव गोविंद, गोपाल हरि देशमुख, Chiplunker, Lokmanya Tilak also played a key role in promoting the social awareness among the people. Kavi Narmada, गोवर्धन त्रिपाठी एंड ये सब आप स्किप कर देना, एंड वाला इतने सारे नाम हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है. देखो इस चैप्टर में आप इस पैराग्राफ में आपको मेनली याद रखना है कि इम्पॉर्टेंट जो नेम आते हैं वो थोड़े से याद रखने, कौन कौन से रीजन में थे, कौन कौन से लैंग्वेज में थे, और इसमें से नहीं तो एटलीस्ट 5 पीरियोडिकल्स के आपको नाम याद रखने हैं, एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. बाकी इतने सारे जो नाम दिए हैं आप चाहे तो उसे स्किप कर सकते हैं, वो आपको आंसर में लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. अब है रिसर्च ऑफ इंडियाज़ ग्लोरियस पास्ट.
सो रिसर्च ऑफ इंडिया एंड दी रिसर्च ऑफ इंडियाज ग्लोरियस पास्ट की ऐसी कौन कौन सी रिसर्च हुई थी जिन्होंने इंडिया के ग्लोरियस पास्ट को बताया था? तो अलेक्जेंडर कैनिंगम, डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, एंड हिज असिस्टेंट हंटेड a lot of remnants and tracking the Indus culture heritage by digging at ancient places. तो शुरुआत किसने की थी? शुरुआत की थी अलेक्जेंडर कैनिंगम और उनके आर्कियोलॉजी और उनके कुछ असिस्टेंट ने इन सारी चीज़ों की शुरुआत की थी, जिन्होंने बहुत सारी जगहों को डिग किया। डिग करना मतलब खोदना, बहुत सारी जगहों को खोद कर उन्होंने हमारे एंशियंट हिस्ट्री के कुछ चीज़ें हैं वो निकाली थी। द रेमिनेंट टोल्ड मैनी थिंग्स अबाउट द prosperity on the glorious of and the glory of Indian culture and heritage. During the same period, an archaeological known Bhagwan Lal Indarji, which is an important name, Bhagwan Lal Indarji also discovered many ancient things which told India about their glorious past. Many scholars and intellectuals like Colonel James Todd, James Princess, Sir Alexander Kinlochthorpe, मैक्स म्यूलर, देखो इतने सारे नाम याद करने की जरूरत नहीं, कोई भी दो नाम याद कर लेना, दैट इज जेम्स टोड एंड जेम्स प्रिंसेस, या आपको जो भी नाम अच्छे लगते हैं वो याद कर लेना। इन सब ने भी इंडिया के कल्चर को लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था। एक इंडिया की पर्सनालिटी है दैट इज़ राजेंद्र लाल मित्र, रामकृष्ण भंडारकर, डॉक्टर हसमुख सनकालिया, हरिप्रसाद शास्त्री वाक। अगेन इतने सारे नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बस दो तीन याद कर लेना, जैसे स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय, डॉक्टर SR राव, डॉक्टर RN पटेल। ये कुछ नाम हैं जिन्होंने इंडिया की ग्लोरियस हिस्ट्री को लोगों तक पहुंचाने में बहुत ज़्यादा काम किया था। अब इनमें हिस्ट्री में पहुंचाने के लिए सबसे पहले आते हैं कॉइन्स, स्कल्पचर्स, मैन्यूस्क्रिप्ट, ये सारी चीज़ें। इसके बाद कुछ लिटरेचर्स थे, जैसे अशोका के इंस्क्रिप्शन थे, पाणिनि एक ऑथर हैं, ठीक है, जो बहुत सारे प्ले उन्होंने लिखे थे, थोड़ा सा ग्रामर पे उन्होंने काम किया था। पतंजलि, कौटिल्य's इकोनॉमी, अश्वघोष manuscript, Kalidas, volumes of grammar of many grammarian, and book written by astronomers has also been a great source of inspiration and knowledge. तो ये सारी चीज़ों को कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें मिली थी, तो कॉइन्स, स्कल्पचर्स और यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं। उन लोगों की किताबें जो हैं वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स बन गया था। इन सोर्सेज ने हमारे कंट्री कि हिस्ट्री के बारे में हमें बहुत बताया था, और बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स होते हैं वो हमारे कंट्री के प्राइड के बारे में, मतलब इन रिसोर्सेज के बारे में हमें बताते हैं। और ये कहा जाता है कि हमारा जो इंडियन कल्चर था, जो पास्ट कल्चर था, वो ग्रीस और रोम से कम नहीं था, वो उनके इक्विटेबल ही था। नाउ रेशियल प्राइड ऑफ ब्रिटिश, ये कभी नहीं पूछा जाता है, इट इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट वन, बट यहाँ पे बस ये इतना बोल रहा है कि ब्रिटिश जो है उन्होंने अलग अलग सेक्टर्स में अपनी डोमिनियसी बताना शुरू कर दिया था। जैसे कि जॉब में अगर आप जा रहे हैं तो ब्रिटिशर्स को हमेशा एक हायर पोजीशन पे रखा जाएगा, इंडियंस को लोअर पोजीशन, लोअर सैलरी पे रखा जाएगा। आपकी क्वालिफिकेशन नहीं देखी जाएगी, लेकिन ये देखा जाएगा कि आप वाइट हैं या आप कलर्ड हैं। इसके अलावा जुडिशरी में एक बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी उस टाइम पे, कि अगर आप एक इंडियन जज हैं तो आप किसी ब्रिटिशर का केस नहीं सुन सकते, आप किसी ब्रिटिशर को पनिश नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर किसी ब्रिटिश ने किसी इंडियन के खिलाफ कोई क्राइम किया है तो वे ब्रिटिश की तरफ जो जुडिशरी थी वो हल्का सा उसका झुकाव ज़्यादा था। तो ये चीज़ें थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिफरेंस आए थे, और इंडियंस को काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलिएशन सहना पड़ता था। ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है बेइज्जती, काफ़ी इंसल्ट होती थी, उन्हें हमेशा से इन्फीरियर रखा जाता था, उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती थी, उन्हें इक्वालिटी नहीं दी जाती थी। तो ब्रिटिशर्स का एक रेशियल प्राइड था। रेशियल का मतलब होता है आपके कलर के बेसिस पर उन्हें थोड़ा सा प्राइड था। इसके बाद है कि कौन कौन सी पॉलिटिकल एसोसिएशन थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले बनी थी। देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने फ्रीडम मूवमेंट में बहुत बड़ा अपना रोल प्ले किया था, और जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो इसके बाद वो एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी की तरह आती है। लेकिन INC, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, देखियो बुक में बहुत जगह INC लिखा गया है, बहुत जगह इंडियन नेशनल कांग्रेस लिखा गया है, तो दोनों का मतलब सेम होता है। INC जो है, INC के पहले बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पॉलिटिकल एसोसिएशंस बने थे, लेकिन ये पॉलिटिकल एसोसिएशंस का इम्पोर्टेंस देखो, ये पॉलिटिकल एसोसिएशंस जो भी बने थे वो बहुत
कम एरिया तक सीमित थे। जैसे कि हो सकता है कि कुछ जमींदार ने मिलकर एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली, ठीक है। अब वो ऐसा देखा जाता था कि वो उसी गांव के लिए काम करेंगे, या तो जितने भी जमींदार हैं वो उनके लिए ही काम करेंगे। तो एक इंडिया लेवल पे, एक नेशनल लेवल पे जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी उभर के आती है वो होती है आईएनसी। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज का नाम दिया गया है, आपको वो खुद का बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है, जस्ट स्किप इट, क्योंकि वो नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो हम अपना टाइम इसके ऊपर वेस्ट नहीं करेंगे। देखो हिस्ट्री के अंदर और आर्ट्स के अंदर, ह्यूमैनिटीज़ के अंदर, स्पेशली स्टेट बोर्ड में ज़्यादातर आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो भी सवाल एक्सरसाइज के अंदर है वो हम उस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, बाकी के टॉपिक्स पे हमें इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो चार ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वी हैव टू कम्प्लीटली स्किप इट। अब है पेज नंबर 56, दैट इज द इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन भी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ही होता है, लेकिन इसे भी हमें स्किप कर देना है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम आते हैं द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द बिगिनिंग फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट। वाई ऐसा लिखा गया है कि बिगनिंग फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट? क्योंकि जब एक पॉलिटिकल पार्टी, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, आईएनसी एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनकर उभरती है और उसके बाद वो अलग अलग नेशनल मूवमेंट्स को लॉन्च करती है, जैसे कि क्विट इंडिया मूवमेंट, जैसे कि स्वदेशी मूवमेंट, और ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स जो हमें आगे पढ़ने हैं। तो उन मूवमेंट्स को जब वो लॉन्च करती है, इसकी वजह से हमें फ्रीडम में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। नाउ वी सी द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखो यहाँ से जो भी चीज़ें आ रही हैं, दैट इज फाउंडेशन, देयर वर्क डन, their meetings। तो ये थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ है, बट यू हैव टू स्टडी इट, it is an important one. Sir Allen Octavian Hump inspiration played a key role in the foundation of INC in 1885। देखो सर एलन ऑक्टावियन हम्प जो होते हैं वो होम मिनिस्टर के सेक्रेटरी होते हैं और वाइसरॉय काउंसिल के एक मेंबर होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर इंडिया के अंदर कोई भी एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनी जो कि लोगों के प्रॉब्लम्स को सुन रही है और लोगों की डिस्कंटेंट को सुन रही है, अगर ऐसा नहीं होता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनती है, तो ऐसी कंडीशन में जो इंडिया की जो लोकल आवाम है, जो लोकल लोग हैं, उनके मन में बहुत ज़्यादा डिस्कंटेंट आ सकता है। उनके मन में ब्रिटिशर्स को लेकर एक बहुत नेगेटिव फीलिंग आ सकती है, और इसकी वजह से इसकी वजह से क्या हो सकता है कि ब्रिटिश रूल के ऊपर बहुत ही नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। तो सर एलन ऑक्टावियन हम्प जाते हैं और वाइसरॉय की काउंसिल के अंदर पॉलिटिकल पार्टी की, एक इंडिया लेवल पे एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाए, उसका वो कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। और जो वाइसरॉय की काउंसिल होती है वो उसे अलाउ भी कर देती है। इसके बाद वो कुछ इंडियंस को इकट्ठा करते हैं, जैसे कि दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, ये सब पेज नंबर 57 पे मेंशन है। और फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये नाम पता होने चाहिए। तो ये सारे लोगों को इकट्ठा करती हैं और इसके बाद आईएनसी का गठन होता है, आईएनसी बनती है। इसके बाद आईएनसी का जो बात है वो पार्लियामेंट में जाती है, कि पार्लियामेंट में, ब्रिटेन के पार्लियामेंट में जाकर इसे लीगली एक रिकग्नाइजेशन मिल जाता है। तो ये पूरा था फाउंडेशन ऑफ आईएनसी, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसमें याद रखने जैसा नहीं है, ये आपको वैसे तो नहीं पूछा जाता है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि सर एलन ऑक्टावियन हम्प का ये आइडिया था। और इसके बाद कौन कौन से लोग जो हैं वो इनिशियली आते हैं, तो ये चार जो लोग हैं, दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता एंड बदरुद्दीन तैयब जी एंड व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये जो 5 लोग हैं, ये लोगों के साथ उन्होंने आईएनसी का गठन किया। अब हम देखेंगे वर्क डन बाय आईएनसी। ये जो है उसमें आपको बहुत कुछ याद करना है। ये थोड़ा सा हार्ड लग सकता है क्योंकि इसमें फैक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा है, तो हमें थोड़ा सा इस पर फोकस करना। एक काम करते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करते हैं और इसके ऊपर इसे हमें कैसे याद करना है